हे गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेंग फाई ची और चेंग जिन विला वापस आने के बाद चेंग फाई ची को याद आता है कि उसने येकिन से उसके अगले दिन के रात के बारे में कुछ पूछा ही नहीं था। फिर येकिन का एक नोट मिलता है उसे, जिसमें ये रुआन का सिग्नेचर था जो उसे कुछ पुरानी यादें याद दिलाता है। येकिन अपनी माँ की ग्रेव पे जाके अपने डर और एससीटी में अपने अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में सोचता है। वो अब चेंग फाई ची के बारे में अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है और ये सोचता है कि क्या चेंग फाई ची अब भी उससे नफरत करता है या उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो रियलाइज करता है कि अब उसके पास वो हिम्मत नहीं रही जो पहले थी और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना उसे मुश्किल लगता है। इस सिटी में येकिन अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ थर्ड मेल लीड के रोल को समझता है, लेकिन उसका स्क्रीन टाइम काफी कम है। फिर एक ट्विस्ट आता है जब येकिन अपनी फीलिंग्स और चेंग फाई ची की इज्जत को डिफेंड करता है एक ऑनलाइन स्कूल के फोरम पे, जहां उसके नाम का गॉसिप चल रहा था। लाओ इफेंग से मिलके येकिन पुरानी यादों में फिर से खो जाता है। इस मीटिंग में उसे ये पता चलता है कि लाओ इफेंग जाओ फेंग के बारे में क्या सोचता है। फिर येकिन एक हाई एंड क्लब में टैंग चोंग के ट्रैप में आ जाता है। टैंग चोंग उसे मैनिपुलेट करता है, लेकिन येकिन अपने आप को इज्जत के साथ संभालता है। एपिसोड का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब येकिन और चेंग फाई ची फिर से मिलते हैं। येकिन अपनी जिंदगी को समझ रहा है और अपने पुराने डिसीजंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। चेंग फाई ची जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है अब भी अपने पास से ही जुड़ा है और येकिन को रियलाइज होता है कि उनके बीच का जो कनेक्शन था वो अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एपिसोड का एंड इमोशनल होता है जब येकिन समझता है कि उसने अपनी पुरानी रिलेशनशिप को मैनिपुलेट किया था और अब वो रिग्रेट कर रहा है। चेंग फाई ची चुपके से डोर से निकल जाता है और येकिन अपने आप को समझाने की कोशिश करता है। अब आगे अगली सुबह होटल के सेकंड फ्लोर पे ब्रेकफास्ट एरिया में हे हैंसोंग अपनी यूजुअल एलिगेंट वाइब में एंटर हुआ। एक मफिन पिक किया और अपने प्लेट में रख दिया। उसका प्लान था कि टेबल पे लौट के शांति से ब्रेकफास्ट एंजॉय करेगा, लेकिन उसके क्या पता था कि उसके पीछे ऑलरेडी एक तूफान खड़ा था। एक जोर का झटका लगा। किसी ने पीछे से उसकी कॉलर पकड़ के सीधा उसे वॉल पे पटक दिया था। वो चीखने ही वाला था, पर तभी सामने वाले का दूसरा हाथ उसकी गर्दन पे चढ़ गया। उसकी सांस ही अटक गई, आंखें वाइड ओपन, शॉक और हॉरर में। येकिन ने गुस्से में उसकी प्लेट उससे ले ली और जोर से पास वाले टेबल पे पटक दी। सीधा उसके कान के पास आकर पूछा, तेरी ही सेटिंग थी ना कल रात वाली? ही हैंसोंग की गर्दन अभी भी उसके हाथों में फंसी थी, सांस उसकी अटक रही थी। बस कुछ खांसियां लेके साथ बोला, क्या क्या बात कर रहा है तू? येकिन ने उसे वॉल से घसीट के फिर से धक्का मारा। बोला, बहुत स्मार्ट बन रहा है, तेरा ही काम है ना ये सब, और कौन करेगा? धाड़। हे हैंसोंग की बैक फिर से वॉल पे लगी। एक शार्प पेन शोल्डर ब्लेड तक घूम गया उसके। अनलकीली ये कॉर्नर होटल के ब्रेकफास्ट एरिया का एक ब्लाइंड स्पॉट था, तो न तो स्टाफ ने देखा और न किसी गेस्ट ने। हे हैंसोंग ने थोड़ा अपना बैलेंस बनाया, लेकिन अपना एटीट्यूड छोड़ने का उसका कोई मूड नहीं था। चिन ऊपर करके आंखों में ईगो भर के बोला, बड़े मजे कर लिए ना कल रात स्पॉन्सर के साथ, हाँ? अब थैंक यू बोलने की बजाय थप्पड़ दे रहा है। येकिन की आंखों में और भी तीखा एंगर भर गया। बोला, तू ही था ना? हे हैंसोंग ने उसके व्रिस्ट पकड़ के येकिन को खींचने की कोशिश की। गले में अब तक उसकी उंगलियों का प्रेशर था। कुछ गहरी सांस लेके हे हैंसोंग ने थोड़ा रिकवर किया और एक डिस्गस्टिंग सी स्मिक के साथ बोला, झूठी शर्म का नाटक बंद कर। बहुत खुश था ना स्पॉन्सर के साथ बेड शेयर करके, अब क्यों ड्रामा कर रहा है सेंट बनने का? वो क्लियरली टैंग चोंग के बारे में बोल रहा था। येकिन एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। उसकी बातों ने डायरेक्टली उसके गिल्ट को ठोक दिया। फिर नेक्स्ट मोमेंट में ही वो एक कदम आगे बढ़ के चीखा, टैंग चोंग ने भेजा था ना तुझे, है ना? कहाँ है वो अब, बता? ही हैंसोंग बस स्मिक करता रहा। उसका साइलेंस उसके गिल्टी होने का प्रूफ था। वो कामली अपना क्रम्पल्ड कॉलर ठीक करते हुए बोला, थोड़ा ओवर रिएक्ट तो कर रहा है तू, बस एक ही रात की तो बात थी। उस दिन येकिन बार बार टैंग चोंग को कॉल करता रहा, 1, 2,
तीन उसके सारे नंबर्स डायल किए, किसी पे भी कॉल नहीं लगी। बस एक चीज़ फिर कंफर्म हो गई कि ये सब एक डेलिब्रेट ट्रैप ही था और ट्रैप का टारगेट था चेंग फाइची। येकिन को जब ये समझ आया कि टैंग चोंग ने शायद उसे सिर्फ एक गिफ्ट की तरह यूज़ किया था ताकि वो चेंग फाइची को इम्प्रेस कर सके, तो येकिन का गुस्सा वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। वो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था कि फाइची ठीक तो होगा ना। उसने अभी अभी चाइना लौटकर डोमेस्टिक बिजनेस वर्ल्ड की डर्टी पॉलिटिक्स का टेस्ट भी नहीं चखा था, और टैंग चोंग जैसा बंदा अगर ऐसी कारस्तानियाँ स्टार्ट करे तो दूसरा भी होगा, फिर तीसरा भी। उसने सुना था लोगों से कि ई फैमिली में उसकी जगह अभी भी प्रॉपरली फिक्स नहीं हुई है, और चेंगजिन का कोल्ड रिएक्शन जो पिछली कॉल में था वो तो इस बात का और क्लियर सिग्नल था। ऐसे टाइम पे अगर कोई स्कैंडल या ट्रैप हुआ तो फाइची के लिए सिर्फ लॉस ही होगा। येकिन ने फटाफट फ़ोन उठाया और चेंग फाइची का नंबर डायल किया। फिर सोचा शायद एक टेक्स्ट करना ही बेटर होगा, उसे बस ये रिमाइंड कराने के लिए कि विलन से बच के रहे। लेकिन मैसेज लिखते लिखते ही वो फ़ोन की ब्लैंक स्क्रीन को बस देखता ही रह गया। टाइपिंग स्क्रीन पर ही 2 मिनट निकल गए थे, पर उसे समझ ही नहीं आया कि शुरू कैसे करे, क्या लिखे। क्या फाइची उसका मैसेज पढ़ेगा भी या फिर सोचेगा कि येकिन फिर से कोई ट्रिक खेल रहा है। एक अजीब सी बेचैनी और गिल्ट उसके दिल में भर गई थी। उसे डर था कि फाइची उसे फिर से इग्नोर ना करे, लेकिन सच तो ये था कि ये सब उसकी अपनी ही वजह से हुआ था। अगर उसने पहले सब कुछ इतना टॉक्सिक न बनाया होता तो आज ये इनसिक्योरिटी उसे फील ही नहीं होती। और अब अगर उसे कुछ फिक्स करना है तो वो खुद ही करेगा, चाहे कितना भी पेनफुल हो। अगर इस बार जो रिश्ता उसने मिट्टी में बोया था अगर वो उखड़ भी गया और उसकी यादें सिर्फ एक धूल बनकर क्यों ना रह जाएं, वो तब भी अपना फर्ज निभाएगा। रात को काम के बाद जब येकिन होटल वापस आया तो उसने एक नोट लिखा और वो चेंग फाइची के सूट के पॉकेट में रख दिया। ये वही कोट था जो अब तक उसने रिटर्न ही नहीं किया था। उसके दिल में एक होप थी, बस एक छोटी सी, कि शायद फाइची पढ़ ले उस नोट को। बस तभी जाओ फेंग का कॉल आया। वो चिंता करते हुए बोला, क्या कर रहा था, दिन भर कॉल ही नहीं लगा तेरा। येकिन ने लो आवाज में कहा, सिग्नल वीक था, पहाड़ों में हूं ना। अभी भी माउंटेन्स में ही है। जाओ फेंग ने थोड़ा सरप्राइज वाली टोन में पूछा, तू तो वो नई फिल्म शूट कर रहा था ना, वो गो फॉरवर्ड नाम वाली। येकिन ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। स्पीकर ऑन करते ही बेड साइड ड्रॉअर से अपनी दवाई उठाई और बेड पे ही क्रॉस लेग बैठ गया। फिर बोला, तू कैसे जानता है? जाओ फेंग बिना पॉज के बोला, युआन को चेंज करने के अलावा मैं बाकी सारा फ्री टाइम तुझे स्टॉक करने में ही तो जाता है। पता है, मैं तेरा सुपर टॉपिक रोज सबसे पहले साइन इन करता हूँ। बोल, इमोशनल फील आया कि नहीं? येकिन को हल्की सी हंसी आ गई, लेकिन वो स्माइल का इफेक्ट उसके फेस तक नहीं था। उसके नी का वाउंड अभी भी पूरा हील नहीं हुआ था और उसका अगला शूटिंग का अपकमिंग सीन में उसे वाटर सीन शूट करना था। तो उस चोट को ठीक करने के लिए उसे हर बार दिन में 3 बार मेडिसिन लगानी पड़ती थी। ऑइंटमेंट लगाते लगाते उसने कैजुअली बोला, थैंक यू ऑफिसर जाओ, तेरा टाइम बहुत प्रेशियस है, तू अपना काम कर, मेरी चिंता छोड़ दे। जाओ फेंग ने भी जोक में कहा, अरे तू और युआन तो 190 के लेवल पे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल टाइम फैन गर्ल हूँ मैं तेरा। लेकिन उनके बीच जितनी भी मस्ती भरी बातें हो रही थी, पर हमारे येकिन के चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक था, मतलब वो दिल से खुश नहीं था। फिर एक लंबी साइलेंस के बाद वो बोला, कल मैं उससे फिर से मिला। जाओ फेंग ने तुरंत रिएक्ट किया, कहाँ? होटल सूट में। पॉज, साइलेंस। जाओ फेंग 1 सेकेंड के लिए साइलेंट हो गया था, फिर ड्रामेटिक टोन में बोला, वाह भाई येकिन, तू तो ट्रूली लेजेंड है, चुपके से बंदा उठाया और सूट में रोमांटिक डिनर। अगर मेरे पास भी तेरा जैसा हाफ कर्स भी होता ना तो युआन आज मेरी बीवी होता। येकिन को उसकी ये बात सुन के हल्की सी स्माइल आई। उसे याद आया कि जब जाओ फेंग को पता चला था कि लाओ फेंग एक्चुअल में उसके लिए क्या फील करता है और वो उसकी फीलिंग के साथ प्ले कर रहा है, तो वो बंदा कुछ दिन बिल्कुल ब्रेक डाउन मूड में था। येकिन सोच रहा था कि वो फाइनली अब ना मूव ऑन करेगा, लेकिन नहीं,
जाओ फेंग ने एक दिन एक नया वॉर प्लान लिख दिया, मिशन गेट युआन युआन बैक, जैसे उसे किसी ने 400 सीसी का एनर्जी का इंजेक्शन लगा दिया हो। लेकिन सच में एडमायर करता था उसकी डिटर्मिनेशन को। जब उसने पूछा कि तू इतना बाउंस बैक कैसे करता है, तो जाओ फेंग बोला, मैं जब सोचता हूँ ना कि युआन युआन किसी और के साथ शादी करेगा, तो ना तो मुझे नींद आती है ना भूख लगती है, मैं बस उसे वापस चाहता हूँ। येकिन ने वो वाली फीलिंग अपने दिल में भी महसूस की थी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब कह पाए। जितना ज़्यादा वो सोचता गया, उतनी ही ज़्यादा शर्म महसूस हुई येकिन को, अपने ही ख्यालों से, अपनी ही विशफुल थिंकिंग से। एक तरफ से वो वेट कर रहा था कि चेंग फाई जी कह दे कि आई डोंट वॉन्ट टू सी यू अगेन, ताकि फाइनली उसका लास्ट होप भी टूट जाए। लेकिन दिल का एक हिस्सा ये भी चाहता था कि फाइची ये कभी ना कहे, ताकि उसके पास एक बहाना तो रहे, एक रीज़न जिससे वो कभी कभी उसके आसपास जा पाए, चाहे उसे कभी चेंग फाई जी से आंख मिलाने की हिम्मत ना हो और उसकी हर मुस्कुराहट यूं ही सिर्फ मिट्टी में मिलती जाए। मैं उसे लेके वहाँ नहीं गया था, येकिन ने थक के सल्किंग टोन में जाओ फेंग से कहा, हम दोनों के साथ ही किसी ने ट्रिक किया था। जाओ फेंग ने पूरा सीन विजुअलाइज कर लिया, एक फुल ड्रामा विद स्कैंडल, मैनिपुलेशन और सेटअप। फिर उसने लंबी सांस ली और बोला, तुम लोगों का सर्कल सच में टॉक्सिक है भाई। तू जब भी बाहर निकले तो हमारे घर का नाम ले लिया करना कभी कभी। एससिटी दूर तो है, पर हमारे ओल्ड मैन का नाम तो अभी भी थोड़ा धमाका करता है ना। येकिन ने तुरंत मना करते हुए कहा, अरे तेरे डैड को पता चला तो तुझे जिंदा छोड़ेंगे क्या। फिर हल्का सा पॉज करके बोला, वैसे एक काम में मुझे तो तेरी मदद चाहिए। सीन शिफ्ट होता है 5 दिन बाद पर। 5 दिन बाद येकिन एक शूट के बीच में अपने फ़ोन पे कैंपस फोरम ब्राउज कर रहा था, जहाँ पे चेंग नाम का एक फॉर्मल स्कूल आइडल ट्रेंडिंग में था, मतलब हमारा वाला चेंग ही। पर अब कोई गंदी बातें नहीं लिख रहा था उसके बारे में। जो नेगेटिव कमेंट्स थे वो रिपोर्ट होकर डिलीट हो गए थे या यूजर्स ने हाइड कर दिए थे। कोई भी अब चेंग फाई जी के फैमिली बैकग्राउंड या पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ नहीं कह रहा था। वी चैट पर जाओ फेंग का एक टेक्स्ट पिंग हुआ, ये फैन कंट्रोल कहलाता है। फिर सेकेंड मैसेज, तूने इतना सर्कस किया, बता टॉपर के सामने क्रेडिट लेना चाहता है ना। येकिन ने फ़ोन बंद किया, फोरम क्लोज कर दिया और फिर जाओ फेंग को कैजुअली टाइप किया, अगर तेरा युआन युआन के लिए कोई बुरा बोलता तो तुझे क्या बर्दाश्त होता, बता। वही हुआ था येकिन के साथ। उसे कभी भी चेंग फाई जी के अगेंस्ट कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं होता था। इवन जब वो उससे पहले अपना एनिमी मानकर ट्रीट करता था, तब भी अगर कोई उसके बारे में बुरा कह देता तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता था। तब वो यही सोचता था कि मेरे टेस्ट पे क्वेश्चन कौन कर रहा है। लेकिन अब समझ आया, ये इमोशन कुछ और था। वो तो अपना बचपन का प्यार को प्रोटेक्ट कर रहा था, जैसे कोई अपनी माँ बोलती है ना, बस मैं ही कह सकती हूँ और कोई नहीं। लेकिन के दिमाग में एक ही लाइन घूम रही थी, मेरा भाई इतना अच्छा है कि उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसका दिल बस यही मानता था। येकिन का आज का शूट सीन एकदम लास्ट मिनट ऐड किया गया था बाई जेंग युए युए। येकिन और हे हैन सॉन्ग को इस एपिसोड का आउटडोर गेस्ट बनाया गया था। लोकेशन थी एस सिटी का एक हाई एंड होटल, जहाँ का इंडोर स्विमिंग पूल प्रोग्राम टीम ने रेंट पे लिया था। लेकिन लाउंज में एंटर करने के बाद से ही येकिन एकदम साइलेंट था। मेकअप रूम में चेंज करते हुए भी हे हैन सॉन्ग बार बार छोटी मोटी छेड़खानी करता रहा, पर येकिन ने एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, एकदम उस बंदे को इग्नोर करता रहा। उसकी असिस्टेंट जाओ युन ने धीरे से उसके कान में भी कहा, येकिन ये फोटो अपॉर्चुनिटी उसकी वजह से नहीं है। सिस्टर युवे युवे ने भी बोला है कि तुम्हें उस बंदे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। येकिन बस हल्की सी नेक शेक करता रहा रिफ्यूज़ल में, क्योंकि उसके हिसाब से अभी उसके लिए लो प्रोफाइल रखना ही बेटर था। क्योंकि पिछली बार टैंग जोंग ने जो तमाशा खड़ा किया था, उसका एक इनविजिबल धागा डायरेक्टली हे हैंग सॉन्ग से भी जुड़ा हुआ था। अगर येकिन ने उस पेटी इंसान को फिर से छेड़ा या फिर से कोई मेस क्रिएट हो गया और अगर वो मेस चेंग फाई जी तक पहुंचा, तो हो सकता है वो येकिन को दोबारा कभी मिलना ही ना चाहे। और येकिन बिना बुलाए दोबारा फाइची के सामने जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, ना वो फिर सुनना चाहता था कि ये कितनी बार हो चुका है। लेकिन कभी कभी
तुम कुछ भी कर लो, दुनिया ट्रबल खुद ढूंढ के ले आती है। एससीटी में आज बारिश हो रही थी। टेम्परेचर लास्ट 2 दिनों से भी ज़्यादा ठंडा था। स्विमिंग पूल का पानी एकदम चिलिंग था। दूसरे कंटेस्टेंट ठीक थे, पर लेकिन वो तो नेचुरली ठंड से काफ़ी सेंसिटिव था ना। आधे घंटे तक पानी में रहने के बाद ही उसके हाथ पैर सुन्न होकर जैसे स्टिफ से हो गए थे। ब्लड फ्लो स्लो हो गया था। उसका बॉडी अब रेजिस्ट कर रहा था। पर ना तो वो कोई स्टार लेवल सेलिब्रिटी था, ना कोई वीआईपी, तो स्टाफ से हिटिंग के लिए कहना बेकार ही था। पूरे 2 घंटे वो शूट चला। तब तक उसका चेहरा एकदम पेल हो गया था और लिप्स पर्पल हो चुके थे। जाओ युन ने 3 लेयर्स के बाद टॉवल से उसे लपेट दिया था। लाउंज में उसे बिठाकर 1 कप गर्म पानी दिया हाथों में, पर फिर भी येकिन की बॉडी रिकवर ही नहीं कर पा रही थी। तभी जाओ युन सॉफ्टली बोली, सर, मैंने कपड़े मिस्टर चेंग के असिस्टेंट को दे दिए थे, उन्होंने नीचे से रिसीव किए। येकिन ने फाइनली कुछ रिएक्शन दिया, जैसे वो एक ट्रांस से बाहर आया हो। उसने विस्पर जैसी एकदम हल्की आवाज़ में पूछा, उन्होंने कुछ कहा? येकिन का दिमाग तब से चक्कर खा रहा था जब से उसने जाओ फेंग से कंफर्म कराया था कि ये होटल एक्चुअली ई फैमिली का ही है और उनका हेड ऑफिस बस इस होटल के साइड वाले बिल्डिंग में ही है। वो बस एक चीज़ से डर रहा था कि कहीं उसकी एक छोटी सी उसे कांटेक्ट करने की अटेम्प्ट से फाइची को नफरत ना हो जाए। इसीलिए आज के शूट का यूज़ करके वो साइलेंटली कपड़े अपने साथ लेके आया था और जाओ यूएन से कह दिया था कि वो फ्रंट डेस्क पे ऑफिस बिल्डिंग में जाकर कपड़े दे दे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली चेंग फाइची खुद ही मिल गया था उसके असिस्टेंट को। वो वहाँ एक्चुअली इंस्पेक्शन पे आया था। जाओ युन ने येकिन को हल्का सा हेसिटेट करते हुए बताया। मिस्टर चेंग ने तो खुद कुछ नहीं बोला, पर उनके असिस्टेंट ने कहा। येकिन का पेशेंस खत्म होने वाला था। उसने पूछा, क्या कहा? जल्दी बोलो ना। जाओ युन फाइनली बोली, उन्होंने कहा अब देने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर चेंग को ये कपड़े वापस चाहिए ही नहीं थे। येकिन वहीं ब्लैंक सा बैठ गया। जब तक ये सेंटेंस उसके दिमाग में प्रॉपरली प्रोसेस होता 2-3 मिनट वैसे ही बीत चुके थे। फिर वो धीरे से खड़ा हुआ, एक ब्रोकन टोन में बोला, चलो वापस शूट पे जाना है ना। जाओ युन ने उसके कपड़े उसके हाथ में दिए। उसने रूटीन से कपड़े पहने और आदतन अपनी पैंट के पॉकेट्स चेक किए, पर कुछ अंदर फील ही नहीं हुआ। तब उसने सारे पॉकेट्स चेक किए, शर्ट, जैकेट, इवन इनर लेयर्स तक चेक किया, कुछ भी नहीं था। तभी पैनिक ने उसको पूरा झंझोर दिया। वो रिंग जो चेंग फाइची ने उसे दी थी ना, वो रिंग तो हमेशा उसके पास ही होती थी। पहले तो वो ओपनली लेफ्ट रिंग फिंगर में वो पहनता था। फैंस और रिपोर्टर्स हमेशा पूछते थे, गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? फाइनली जब कंपनी ने उस पर रोक लगाई, तब उसने एक पतले चेन में वो रिंग डाल के गले के अराउंड पहननी शुरू की, कपड़ों के अंदर नीचे छुपाकर। सिर्फ वो लोग ही जानते थे इस रिंग के बारे में जो उसके बहुत करीब थे और जो उसके साथ एक ही घर में रहते थे। येकिन एकदम से गुस्से में अगले लाउंज में दौड़ा, पर वो खाली था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और हे हैंसोंग को कॉल लगाया। कॉल पे होते ही उसने बिना ग्रीट किए एकदम से पूछा, मेरी रिंग तुमने छुपा के कहाँ रखी है, बताओ। फ़ोन के दूसरे साइड हे हैंसोंग पूरा एटीट्यूड में था। वो जानता था येकिन उसे मार नहीं सकता इस वक्त, इसलिए उसने स्लो और इरिटेटिंग वॉइस में कहा, कौन सी रिंग? वो सड़ेली सी चीज़ जो तू गले में लटका के रखता था, जैसे वो कोई हायरलूम हो। येकिन ने अपना गुस्सा अंदर दबा के जवाब दिया, हाँ वही, कहाँ है वो? हे हैंसोंग ने कैजुअल तरीके से बोला, अच्छा याद आया, जब मैं लाउंज में आया था वो रिंग ज़मीन पे पड़ी थी, मुझे लगा किसी गेस्ट ने फेंका होगा। देखने में तो बिल्कुल कार्टियर जैसी लग रही थी, पता नहीं असली थी या नकली। सिर्फ एक छोटा सा डायमंड था, पर लकीली वहाँ मैं था। मेरी नज़र तेज़ है, वरना किसी को दिखती भी नहीं। वो बात को इधर उधर घुमा रहा था, रिंग के बारे में सब कुछ बोल तो रहा था, बस ये नहीं बता रहा था कि उसने किया क्या उस रिंग का। जब येकिन का पेशेंस टूटने लगा, तभी हे हैंसोंग ने फाइनली आगे बोला, ओ हाँ, शो के पहले मुझे वो रिंग फेंकने की जगह नहीं मिली, तो मैंने सीधा स्विमिंग पूल में फेंक दी। येकिन ने फ़ोन साइड में पटका और सीधा पूल की तरफ दौड़ा। स्विमिंग पूल अभी बंद हो चुका था और फिल्टरेशन प्रोसेस सिस्टम चालू हो रहा था। पंप जोर से घुर रहा था। येकिन को डर था
कि अगर रिंग फिल्टर में चली गई तो कभी नहीं मिलेगी। तो बिना किसी से बात सुने वो सीधा पूल में जंप मार गया। असिस्टेंट और स्टाफ ने रोका पर कोई उसे रोक ही नहीं पाया। 1 घंटे बाद येकिन हर पूल स्टाफ के सामने झुक के माफ़ी मांग रहा था। ठंडे पानी में भीग चुका था। लाउंज में आकर अपने कपड़े उतारे, गीले कपड़ों को जोर से निचोड़ा और वापस पहन लिया। चिपचिपाहट और एम्बैरेसमेंट का फुल कॉम्बो बन चुका था। तभी बाहर नॉक हुआ। जाओ युआन पैनिक में बोली, लगता है फैंस आ गए हैं मेन गेट पे। मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, आप एम्प्लॉय एलिवेटर से निकल जाओ। येकिन ने एक लंबा सा साय मारा। उसका मूड ऑलरेडी रेन क्लाउड जैसा था, सतरंगा। ऊपर से फैन का अनएक्सपेक्टेड पॉपअप। नॉर्मली तो फैंस उसके आसपास भी नहीं दिखाई देते थे, और आज जब उसका किसी से भी मिलने का मन नहीं था तो पूरा मेला लग गया था। उसने सोचा शायद सब हे हैंड सॉन्ग को ही देखने आए हों। वो एक ड्राई बाथ टॉवल में लिपटा हुआ भीगे बालों और कपड़ों के साथ स्विमिंग पूल के कॉर्नर से छुपते छुपते निकल गया और स्टाफ की हेल्प से एम्प्लॉय एलिवेटर तक पहुंचा। येकिन एक थीफ की तरह क्राउच करके चल रहा था। न सर उठा रहा था, न किसी से नजर ही मिला रहा था, क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से उस ठंडे स्विमिंग पूल में रिंग ढूंढ रहा था जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर सिस्टम भी बंद था। उसके हाथ कांप रहे थे। एलिवेटर का बटन प्रेस करते वक्त भी फिंगर्स थिर रही थी, लेकिन रिंग मिल गई थी। येकिन ने अपनी भीगी सी पाम खोली और उसमें रखी वो रिंग को देखा। एक हल्का सा रिलीफ स्माइल उसके लिप्स पे आया। तभी एक डिंग के साथ एलिवेटर का डोर खुला और वो अभी भी रिंग को ही घूर रहा था। अंदर ऑलरेडी कुछ लोग थे। वो क्वाइटली अंदर चला गया, सर झुका के एक कोने में खड़ा हो गया। जैसे ही डोर बंद हुआ उसने रिंग को थोड़ा सा ब्लो किया और स्लोली अपने लेफ्ट रिंग फिंगर में पहन लिया। उसने इस रिंग को हर एंगल से देखा, जैसे वो कंफर्म कर लेना चाहता हो कि ये अभी भी वही वाली रिंग है। तभी एलिवेटर में किसी ने पूछा, कौन से फ्लोर पे जाना है? येकिन का ट्रांस सडनली ब्रेक हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे उस फेस पे फोकस होने लगी, वो चेहरा जिसके लिए वो 5 साल से तरस रहा था, चेंग फाइची। उसने मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया और लेवल 1 का बटन प्रेस किया। उसका पूरा ब्रेन ना ब्लैंक हो गया था, जैसे किसी ने उसके दिमाग का फ्यूज ही उड़ा दिया हो। ये सीन तो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। पिछले 5 साल में वो कितनी बार रैंडम एक्सीडेंटल एनकाउंटर सिनेरियो सोच चुका था, पर ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही था। जब तक वो ये सोच रहा था कि चेंग फाइची को क्या कहे कि वो यहाँ कैसे आया, तभी एक और ज़्यादा बिजारे चीज़ हो गई। एलिवेटर नॉर्मली 3 फ्लोर नीचे गया और फिर अचानक फुल स्पीड से नीचे गिरने लगा। येकिन के तो होश ही उड़ गए। ग्रेविटी ने उसका पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया था, और जब एलिवेटर एक झटके से रुका तब सीलिंग का लाइट भी बुझ गया था। येकिन सीधा गिर के किसी के आर्म्स में चला गया, और वो और कोई नहीं, चेंग फाइची ही था। इस पूरे सीन में अगर कोई काम था तो वो था चेंग फाइची। वो इतना ज़्यादा काम था जैसे कोई एलिवेटर एक्सीडेंट हो ही नहीं रहा हो। डार्कनेस, साइलेंस, थोड़ा सा वाइब्रेशन, लेकिन वो बस कुछ ही सेकंड्स में सारा अपकमिंग फ्लोर्स के बटन प्रेस कर चुका था। इतना पिच ब्लैक था कि अपने हाथ में मुश्किल से दिखे। लेकिन चेंग फाइची को कोई पैनिक नहीं हुआ। बड़े ही कंपोज तरीके से उसने एक हाथ से येकिन को पकड़ा और उसे साइड के कॉर्नर में स्टैंड करवाया, और फिर फ्री हैंड से अपना फ़ोन निकाला और हेल्प के लिए कॉल किया। दूसरी तरफ येकिन का हाल टोटली अपोजिट था। उसका मुंह खुला हुआ था। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, आंखें टाइटली बंद, पता नहीं एम्बैरेसमेंट से या डर से। उसका हाथ जिसमें वो रिंग पहने हुए था अभी भी चेंग फाइची के शर्ट के वेस्ट फैब्रिक को पकड़ के थमा हुआ था, जैसे कोई बच्चा किसी फेमिलियर वार्म से चिपक के खुद को संभालता है। और चेंग फाइची ने उसे हटाया भी नहीं। येकिन ने थोड़ी देर में अपने आप को संभालने की कोशिश की, डीप ब्रेथ्स लिए और एक एक फिंगर से धीरे धीरे अपना हाथ छोड़ा। चाहे उसका दिल कितना भी रिलक्टेंट हो, पर उसने अपना हाथ वापस ले लिया। बीप बीप की एक आवाज़ से चेंग फाइची का फ़ोन कट हुआ। स्क्रीन जस्ट बंद ही हुई थी, और तभी कॉर्नर में चिपका हुआ येकिन, मैं वो सब जान के नहीं कर रहा था। उसकी आवाज़ बीच बीच में अटक रही थी। बोला, ये एलिवेटर, ये सब मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता कि तुम भी यहाँ पर होंगे।
चेंग फाइची कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका गला थोड़ा टाइट हो गया। येकिन के उस एक्सप्लेनेशन में कोई लॉजिक नहीं था, पर उस ट्रेम्बलिंग टोन में एक फैमिलियर सी रोती हुई सी आवाज़ थी। वो क्लियरली सुन सकता था। येकिन रो रहा था। छोटी सी एलिवेटर के अंदर चारों तरफ की वॉल्स ने हर साउंड को इको बना दिया था। एक हल्का सा सॉब भी क्लियरली सुनाई दे रहा था, और येकिन के लिए वो सिर्फ एम्बैरेसमेंट नहीं, एक इमोशनल ब्रेकडाउन की शुरुआत थी। वो रोना नहीं चाहता था। वो तो अपनी माँ के फ्यूनरल पे भी नहीं रोया था, जब फर्स्ट टाइम वो अकेला पड़ा, जब इंडस्ट्री में उसे कॉर्नर किया गया, जब उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया गया, तब भी वो नहीं रोया था। वो हमेशा अपने आंसुओं को आंखों में रोल करने देता और फिर अंदर निकल जाता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन आज इस अंधेरे में चेंग फाइची से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर खड़ा वो पूरी तरह से टूट गया। उसके लिए ये दोनों का डिस्टेंस सबसे बड़ी बात थी, जिंदगी मौत से भी बड़ी। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि चेंग फाइची शायद उसे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। वो डर में कांप रहा था और सांस कंट्रोल करने के लिए अपने फिस्ट को टाइटली बांध के रखा था। और तब उसने बोलना शुरू किया। पहली बार मेरी एजेंट लेके गई थी मुझे कुछ बड़े लोगों से मिलवाने। मैं नहीं जानता था कि तुम भी आओगे। चेंग फाइची चुप था, न कुछ पूछा न उसे रोका, तो येकिन ने बोलते रहना सेफर समझा। दूसरी बार मैं हॉस्पिटल में था, स्पाइन में फ्रैक्चर था, प्लास्टर काम नहीं कर रहे थे। मैं जेन्युइनली छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास गया था। एक्सरेज भी है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। तीसरी बार जब हम पहाड़ों पे मिले, मैं मम्मी की ग्रेव पे जाने वाला था। रात में बीएनबी बुक भी किया था। मैं गुम हो गया था। जब तुम्हें कॉल किया तो तुमने पिक कर लिया। मैं नहीं जानता था कि तुम वहाँ होगे। मैं बुकिंग का रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ, वो है मेरे पास। चौथी बार टैंग चोंग ने झूठ बोला था। बोला तुम वहाँ पे ड्रंक हो। मैं चला गया, वहाँ जाके समझा कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। और पांचवी बार भी टैंग चोंग ने ही फंसाया था। वो मुझे पर्सनली टारगेट करता है, उसे मुझसे प्रॉब्लम है। जैसे जैसे वो हर बार का सच बोलता गया, उसका वॉइस थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने लगा। उसके शोल्डर्स जो पहले टेंस थे, वो अब धीरे धीरे रिलैक्स हो गए। वो फाइनली अपना दिल हल्का कर रहा था। शायद फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली एक इमोशनल क्लीजिंग जैसा मोमेंट था। येकिन को अंधेरा बचपन से ही डराता था, लेकिन आज उसे डार्कनेस ने उसे करेज दिया था। उसकी आंखें एक दूसरे के चेहरे को नहीं देख पा रही थी, तो उसने सोचा शायद अब वो प्रिटेंड कर सकता है कि शर्माना ज़रूरी नहीं, कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी अब दिख नहीं रही। वैसे भी पहली बार थोड़ी ही है कि मैं चेंग फाइची के सामने इतना बेहाल हुआ हूँ। ये सोच के उसने डिसाइड कर लिया, बस अब सब बोल देना चाहिए। हल्की आवाज़ में थोड़े हिचकिचाते हुए उसने फाइनली बोल ही दिया। इस बार मैं यहाँ एक शो रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने सुना था कि तुम यहाँ हो सकते हो, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट से बोला कपड़े डिलीवर कर दे। मैंने ये एलिवेटर इसलिए लिया क्योंकि नीचे फैंस थे। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा था। वो लव गेम बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। उसने स्ट्रगल किया, लेकिन जब तक कुछ निकलता उसके मुंह से, वो बस हार गया। उसने धीरे से सर झुका के फिर बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये लास्ट टाइम होगा। लास्ट टाइम? ये क्लियर वर्ड्स ने जैसे चेंग फाइची के दिमाग का कोई सेंसिटिव स्विच छेड़ दिया था। उसकी उंगलियां जो साइड में आराम से लटक रही थी, हल्की सी हिल गईं, जैसे बस इतनी सी फिजिकल रिएक्शन काफ़ी हो उसके लिए। तभी बाहर रेस्क्यू क्रू पहुंच चुकी थी। एलिवेटर 7वें और 8वें फ्लोर के बीच में अटका था। रोप्स नीचे गिराई गईं। चेंग फाइची ने पहले येकिन को ऊपर भेजना चाहा, लेकिन येकिन ने शेक किया हेड और पीछे हट गया। आंखों से ज़मीन को देखते हुए बोला, तुम जाओ पहले। अब वो फिर से स्टैमर करने लगा था। चेंग फाइची ने कुछ नहीं कहा, बस ऊपर चढ़ गया, फिर रोप पकड़ के नीचे झुक गया और येकिन के लिए हाथ बढ़ाया। येकिन पहले डरा हुआ खड़ा रहा, लेकिन फिर हाथ बढ़ाया और जब ऊपर चढ़ा तुरंत उसने चेंग फाइची का हाथ छोड़ दिया, और जैसे वो वहाँ 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं रुक सकता। येकिन की नाक लाल हो गई थी, ना सिर्फ ठंड से बल्कि एम्बैरेसमेंट और आंसुओं से भी। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे, टी शर्ट्स और पैंट गीले और चिपके हुए थे, और टॉवेल तो एलिवेटर में ही गिर गया था। तभी कुछ स्टाफ के लोग आ गए।
और चेंगफाई ची को एलिवेटर मैल फंक्शन का एक्सप्लेनेशन देने लगे। ये किन ने साइड से सुना, समझ गया कि चेंगफाई ची यहाँ इंस्पेक्शन पे आया था और ये सब इंसिडेंट उसके सामने ही हो गया, तो स्टाफ का टेंशन तो ऑब्वियस ही था। चेंगफाई ची का फेस बिल्कुल डार्क लग रहा था। ये किन ने अंदाज़ा लगाया एलिवेटर का इशू तो था ही, पर शायद उसके इमोशनल आउटबर्स्ट ने भी चेंगफाई ची को और ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया होगा। थोड़ा गैप देख के ये किन ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं अब निकलता हूँ। उसके पास इस लाइन के साथ कोई एक्शन नहीं था, तो बस हैबिट में उसने हेड झुका के बो किया और वहाँ से भाग गया। उसका मोबाइल गीला हो चुका था, अनलॉक होने में टाइम लगा। वो चलते चलते जियाओ युन को कॉल कर रहा था। साइड डोर से निकलते ही बारिश में भीग गया और तभी उसका टकराव हुआ एक पूरे फैन ग्रुप से। उनके हाथों में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखे हुए लाइट बोर्ड्स थे। एक लड़की ने सबसे आगे से जोर से चिल्लाया और पूरा फैन ग्रुप उसके पीछे भागता हुआ आ गया। लाइट बोर्ड्स लेके एक्साइटमेंट में सब लोग पागल से हो रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर 1000 बार गालियां दे रहा था हे हैंसोंग को कि हे हैंसोंग, तू जल के राख भी हो गया ना, तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो इधर उधर एंग्शियस नज़र से देखने लगा। वो कोई छुपने की जगह ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक इमरजेंसी एग्जिट के ग्रीन लाइट पे। बस भागने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो तुरंत रिएक्ट करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ के देखा, वो चेंगफाई ची था। एक पल में उसके टेंस मसल्स जो अभी तक एस्केप मोड में थे बिल्कुल लूज पड़ गए। टर्न्स आउट चेंगफाई ची भी वही सोच रहा था। वो बिना कुछ बोले उसे खींचते हुए क्लीनिंग स्टाफ के लिए बनाए गए स्टेयरवेल पे ले गया। वहाँ से दोनों नीचे उतरे, सीधा अंडरग्राउंड पार्किंग में। फिर एक वाइंडिंग कॉरिडोर से गुजर के एक एलिवेटर के सामने पहुंचे जो बिल्कुल खाली था। लेकिन अब थोड़ा हेसिटेट करने लगा। उसका फेस स्टिल पेल था और उसने एक कदम पीछे लिया। बोला, मैं स्टेयरवेल में ही रुक जाता हूँ, फैंस मुझे देखने नहीं आए, वो चले जाएंगे थोड़ी देर में। चेंगफाई ची ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका व्रिस्ट अभी भी टाइट पकड़ा हुआ था। फिर चेंगफाई ची ने कामली कहा, ये स्पेशल एलिवेटर है, कुछ नहीं होगा। सोचने वाली बात तो ये थी कि स्पेशल एलिवेटर का सेफ होने से क्या लेना देना था, लेकिन येकिन ने बिना कुछ पूछे सिर्फ ओके कहा और उस एलिवेटर में चुपचाप एंटर कर गया। ये एलिवेटर टॉप फ्लोर तक डायरेक्ट जाता था और वहाँ होटल का एक प्राइवेट जोन था, पब्लिक के लिए बिल्कुल बंद। कॉरिडोर इतना क्वाइट था कि कारपेट पे चलने की आहट तक नहीं आई और सूट के डोर पे कोई नंबर भी नहीं लिखा था। फिंगरप्रिंट लॉक से चेंगफाई ची ने गेट खोला और पहले अंदर चला गया। येकिन दरवाजे के बाहर ही खड़ा रह गया, हाथ पीछे किए हुए। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस वहाँ खड़ा था और चुपके से अपने लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड से रब कर रहा था, जो अब तक थोड़ा वार्म था। चेंगफाई ची ने पकड़ा हुआ था ना। फिर धीरे से बोला, मेरे पैर थोड़े गंदे हैं, मैं जूते उतार दूं क्या? चेंगफाई ची ने मुड़कर येकिन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक छोटी सी सरप्राइज थी, लेकिन एक्सप्रेशन अभी भी सॉफ्ट ही था। थोड़ा रुक कर उसने कामली कहा, सीधे अंदर आ जाओ, जूते उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टॉप फ्लोर सूट क्लियरली चेंगफाई ची का पर्सनल स्पेस था। उसका डेकोर बाकी होटल रूम से बिल्कुल अलग था। ग्रे और वाइट टोन्स में सिंपल और मिनिमल सेटअप। लिविंग रूम में जहाँ नॉर्मली टीवी होता है, वहाँ एक पूरी वॉल साइज बुक शेल्फ लगी थी। डाइनिंग टेबल पर एक मग पड़ा था और बाथरूम में सिर्फ एक सेट, एक टॉवल, एक टूथब्रश और एक पेयर स्लिपर्स। ये सब देख के क्लियरली पता चल रहा था कि चेंगफाई ची यहाँ अक्सर रहता है। फाइची ने बाथरूम की तरफ पॉइंट करके कहा, जाओ पहले हॉट शॉवर ले लो। येकिन ने जस्ट अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपडेट ही किया था कि तभी बाथरूम के दरवाजे पे नॉक हुआ। चेंगफाई ची अंदर नहीं आया, बस दरवाजे की क्रैक से टॉयलेटरीज पास किया और बाहर से कामली बोला, हॉट वाटर लेफ्ट में है और कोल्ड वाटर राइट में। येकिन मिरर के सामने खड़ा था और नए स्लीपर्स का पैकेट खोल रहा था। बस कैजुअली नजर ऊपर उठाई और अपना रिफ्लेक्शन देख लिया। कपड़े क्रम्पल्ड, बाल बिखरे हुए और चेहरा थका हुआ। जो दिल अब तक सुपर स्पीड में धड़क रहा था, वो अब धीरे धीरे नॉर्मल रिदम में आ गया। इस हाल में देख के कोई भी इंसान मुझे बचाने का ही सोचता, बिल्कुल वैसे जैसे कोई किसी सड़क पे गिर गए डॉगी को उठा ले। उसने अपने आप को हल्का सा टॉन्ट मारा। हॉट शॉवर लेने के बाद
उसके पूरे बॉडी में जैसे जान वापस आ गई। लेकिन उसने अंदर ज्यादा देर नहीं लगाई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं चैंग फाइची वेट करते हुए बोर ना हो जाए। इसलिए उसने बाल भी प्रॉपरली ड्राई नहीं किए और टॉवल शोल्डर्स पे लटका के बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया, टेबल पे एक ग्लास पानी और उसके साथ रखे थे 2 कोल्ड के कैप्सूल्स। किचन से हल्का सा खाना बनाने की आवाज़ आ रही थी। शायद कोई पैन स्टर हो रहा था। और बस येकिन का दिल और ज़्यादा शांत हो गया। कप भले ही डिस्पोजेबल था, लेकिन यहाँ कोई रिवॉर्ड नहीं था जैसे उसे बचपन में मिलता था। दवाई खा ली तो एक लॉलीपॉप मिलेगा, याद है वो मिल्क वाला फ्लेवर। रूम में एसी का टेम्परेचर हाई था और येकिन खुद इतना ज़्यादा नर्वस और स्टिफ था कि बस बैठने के कुछ ही देर बाद उसे पसीना छूटने लगा। वो किचन के कॉर्नर से गुजरता हुआ टेम्परेचर एडजस्ट करने गया और जैसे ही किचन के पास से निकला, उसकी नज़र अंदर चली गई। चेंग फाइची स्टोव के सामने खड़ा था। पीठ उसकी तरफ थी, शर्ट के स्लीव्स अनबटन्ड और फोल्डेड अप थे। उस बैक व्यू को देखते ही येकिन का दिमाग फ्लैशबैक मोड में चला गया। जिया युआन कम्युनिटी वाले वो दिन याद आ गए जब वो दोनों एक साथ रहते थे। तब भी फाइची इसी तरह किचन में खाना बना रहा होता था और जब येकिन के स्टेप्स सुनाई देते थे तो वो हमेशा पीछे मुड़ के सॉफ्ट स्माइल देता था और येकिन उसे पीछे से हक कर लेता था। आज भी अंदर से उसका मन, उसका दिल चिल्लाया कि जाके गले लग जा, बस एक बार। लेकिन येकिन ने खुद को रोका। एक बार नहीं, बहुत बार। वो डर रहा था कहीं मैं कुछ ज़्यादा न कर दूं और वो फिर से दूर ना चला जाए। उसे ये डर भी था कि अगर वो फिर से ये वार्मथ फील करने लगा तो शायद कभी उसे छोड़ भी ना पाए। चेंग फाइची को तब भी बाहर का खाना पसंद नहीं था और आज भी उसकी आदत वही थी। वो दोनों टेबल पे बैठे सिंपल सा एग नूडल्स के 2 बाउल्स में सर्व थे। येकिन एक एक बाइट बहुत धीरे धीरे खा रहा था तो चेंग फाइची ने कैजुअली पूछा, पसंद नहीं आया? मैं रूम सर्विस से कुछ और मंगा देता हूँ। लंच टाइम था और होटल के किचन में अलाइड डिशेस की लाइन लगी होगी। जो भी होता, ये प्लेन नूडल से 100 गुना बेटर होता। येकिन ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई, ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी में बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया, बस थोड़ा सा गर्म है। झूठ बोलना कभी उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। येकिन के आंखों का फोकस इधर उधर भटक रहा था, जैसे कोई सेफ जगह ढूंढ रहा हो जहां उसकी आंखें टिक जाए, लेकिन कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। उसने ऑकवर्डली 2 नूडल्स उठाए, लिप्स पे थोड़ा हिलाया और धीरे धीरे मुंह में डाले, जैसे वो सच में जलने से डर रहा हो। उसका दिल चिल्ला रहा था कि वो पूछे, मैं तुम्हारी कोट की पॉकेट में जो नोट था वो क्या तुमने पढ़ा? तुम्हारे हाथ ठीक है अब? पिछले 5 साल कैसे गुजरे तुम्हारे? क्या अब भी मुझसे नफरत करते हो? मैं यही हूँ, चाहो तो डांट लो, मार लो, पर बस थोड़ा सा तो मुझसे बात कर लो। चेंग फाइची ने अपना बाउल आराम से फिनिश कर लिया, लेकिन येकिन का बाउल अभी तक 1/3 से भी कम खत्म हुआ था। उसने देखा चेंग फाइची उठ रहा है तो वो भी तुरंत चॉपस्टिक्स रख के खड़ा हो गया। चेंग फाइची हाथ धोने गया, फिर कोट पहना और कैजुअली उसे इंस्ट्रक्शंस दिए, अगर नहीं फिनिश हो सकता हो तो रहने दो टेबल पर ही। बेसमेंट के लिए स्पेशल एलिवेटर लो, फिर लेफ्ट, राइट और फिर से राइट। सीधा जाके स्टेयर से चढ़ जाओ, बैक डोर मिलेगा, वहीं से तुम्हें टैक्सी भी मिल जाएगी। येकिन समझ गया कि अब उसे जाना ही पड़ेगा। वो मील बहुत छोटी सी थी और उसमें भी वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा, बिल्कुल एक छोटी सी टेल की तरह। उसका ऑकवर्ड हेजिटेंट एक्सप्रेशन देख के चेंग फाइची को एक पुरानी याद फ्लैश हुई। उसने अपने कोट की अंदर वाली पॉकेट से एक वॉलेट निकाला और उसमें से कुछ 100 के नोट निकाले। XYZ माउंटेन तक जाने के लिए ये काफ़ी होंगे, उसने कामली कहा। येकिन ने हाथ उठाया, फिर पीछे कर लिया। वो कंफ्यूज था, अगर पैसे ले लिए तो लूजर लगेगा और अगर नहीं लिए तो चेंग फाइची के साथ कांटेक्ट बनाने का कोई और बहाना भी नहीं बचेगा। जब तक वो कुछ डिसाइड करता, चेंग फाइची ने वो नोट्स एंट्रेंस के कैबिनेट पे रख दिए और पलट के जाने लगा। तभी एक हाथ ने उसके चेंग फाइची के कोट का कोना पीछे से पकड़ लिया। शायद वो बाउल ऑफ नूडल्स उसके अंदर थोड़ा हिम्मत छोड़ गए थे। येकिन ने हिचकिचाहट भरी आवाज़ में जल्दी से बोला, जो कुछ भी मैंने एलिवेटर में कहा था वो सब सच था। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, एक भी लफ्ज़ झूठ नहीं था। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी नहीं,
नेवर एवर एवर। येकिन की आवाज में कोई बड़ा वादा नहीं था, लेकिन एक छोटी सी ऑनेस्टी जरूर थी, जैसे वो अपनी पूरी दुनिया एक सेंटेंस में डाल रहा हो। उसे पता था माफी तक पहुंचने का रास्ता अभी बहुत लंबा है और वो रास्ता कांटों से भरा हुआ होगा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि एक और गलतफहमी उस ऑलरेडी टूटे फूटे रिलेशनशिप के ऊपर एक और क्रैक बन जाए। लिविंग रूम की वॉल का टिक टिक उसके कानों में घंटी की तरह बज रहा था। हर एक सेकंड जैसे उसकी उम्मीद को चाटे जा रहा था। उसने अपने माइंड में 20 तक काउंट किया। नो रिस्पॉन्स। येकिन ने सोचा सब खत्म हो गया। उसने धीरे से अपनी उंगलियां कर्ल कर ली और वो हाथ जिसमें रिंग पहना था वो वापस खींच लिया। एक्सपेक्टेड था, फिर भी दिल टूट गया। फिर 30 तक काउंट हुआ और तभी चेंग फाई का शोल्डर हल्का सा मूव हुआ। वो अभी भी डोर की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसका सर थोड़ा सा घुमा और उसकी नजर सीधा जाके रुकी येकिन के हाथ पर, उसी हाथ पे जहां वो रिंग पहनी हुई थी उसने। सन्नाटा, बस एक छोटी सी आवाज, जैसे किसी ने हल्का सा दिल के दरवाजे पर बस नॉक किया हो। चेंग फाई बोला ओके। उस एक लफ्ज में ना गुस्सा था ना माफी, सिर्फ एक एक्सेप्टेंस थी, जैसे कह रहा हो मैंने सुन लिया, मैं यही हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है एक होटल में। गर्म पानी पीने और दवा लेने के बाद भी येकिन का बचा हुआ इम्यूनिटी सिस्टम फाइनली हार गया। उसी दोपहर शूटिंग सेट पर ही वो स्नीज करते करते उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। जाओ युन ने थर्मामीटर लगाया तो टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन मेल लीड नंबर 3 की तबीयत के लिए प्रोडक्शन का शेड्यूल तो नहीं रुक सकता था ना, इसलिए उसे एंटीबायोटिक्स खिलाए गए, आइस वाटर कंप्रेस दिया गया और येकिन ने अपने आप को जगा के रखा काम पे टिके रहने के लिए। जाओ युन ने थोड़ा गुस्सा निकालते हुए भी कहा, एक रिंग के लिए इतना? स्टाफ बोल रहे थे कि वो लोग हेल्प कर देंगे, लेकिन तुम तो खुद ही पूल में कूद गए। येकिन बस मुस्कुरा दिया, बोला वो वर्थ ही था। अपने हाथों से वो रिंग वापस मिलना, चेंग फाई से अचानक मिलना, उसके हाथ की एक बाउल एग नूडल्स खाना, और अगर इसके लिए थोड़ा और ठंड में भीगना भी पड़े तो भी वर्थ ही था। शूट के बाद भी जब सब सोच रहे थे कि येकिन कोलैप्स हो जाएगा, पर वो तो और ज़्यादा एनर्जेटिक निकला। होटल लौट कर रेस्ट किया, न नैप। मोबाइल फ़ोन हाथ में, एक हाथ से टाओ बाओ स्क्रॉल करते हुए दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़ के कॉल ले रहा था। ब्रदर किन, क्या तुम पानी में गिर गए थे? सॉन्ग की टीजिंग भरी आवाज़ फ़ोन की दूसरे साइड से आई। येकिन सडनली स्टिफ हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? गार्डन होटल में जो फैंस ने तुम्हारा पीछा किया था ना, उसकी पिक किसी ने तुम्हारे सुपर टॉपिक पे डाल दी है। येकिन ने मन ही मन सोचा, जैसा आइडल वैसे फैंस। ही हैंसोंग के फैंस भी बिल्कुल उसी जैसे बोर और पेटी निकले। उसकी ऐसी अगली फोटो पोस्ट करते हैं जिससे इंटेंशनली उसकी इमेज ब्लैक करनी हो उन्हें। फोन पे सॉन्ग का वॉइस अभी भी चल रहा था, लेकिन येकिन का ध्यान शॉपिंग कार्ट पे था। वो बॉटल क्यूट लग रही है तो ये भी ले लेते हैं, सब ऐड टू कार्ट। तुम पानी में गिरे थे ना? सॉन्ग ने फिर से पूछा। मैं गिरा नहीं था, कूदा था, येकिन कैजुअली बोला। पानी में खुद से जंप करना गिरना नहीं कहलाता। सॉन्ग ने फिर बोला। फिर से हे हैंसोंग की वजह से? येकिन का पेशेंस टूट गया। तुम्हें क्या लगता है? हल्का सा गुस्सा साफ सुनाई दिया उसकी बात से। सॉन्ग ने सॉरी बोलते बोलते कन्फेशन भी निकाल दिया। बोला, पिछली बार होटल के पूल में खेल के मैं थक गया था और तभी हे हैंसोंग आया ड्रिंक के लिए बुलाने के लिए। मैं उसके रूम में ही सो गया था। मुझे क्या पता था कि उसका नो फिल्टर मोड ऑन हो जाएगा। पिछले ट्रिप के बाद जब चेंग फाई चला गया था तो येकिन ने सॉन्ग को कॉल किया था, लेकिन तब कनेक्ट ही नहीं हुआ था। बाद में जब दोनों कैपिटल वापस आए तब जाके कनेक्ट हुआ। येकिन ने सब कुछ शेयर किया उससे, मिडिल डिटेल्स छोड़ के। सॉन्ग तो तब शौक में ही चिल्ला पड़ा था, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। लेकिन येकिन ने सिर्फ काम होकर कहा, अगले बार संभल के रहना, सबको आसानी से ट्रस्ट मत किया करो। सॉन्ग अभी भी गिल्ट में था। अगर येकिन ने ये ना बोला होता कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तो वो लिटरली कंपनसेट करने के लिए बॉडी ऑफर कर देता। सब कुछ ठीक है अब, येकिन ने सॉफ्ट टोन में कहा। इतने साल एक टीम में थे तो गलती से गार्ड डाउन हो गया था, बस अगली बार अलर्ट रहना। अगर आज उसने मुझे टारगेट किया तो वो कल तुझे भी खींच लेगा।
सॉन्ग ने शांत होकर एक मैच्योर इंसान की तरह बोला, तुम अपना ध्यान रखना, और कॉल कट कर दिया। जैसे ही येकिन रिकवर हुआ, XYZ माउंटेन के बेस पे एक डिलीवरी कलेक्शन पॉइंट तक गया। बाइसिकल उठाई, सीधी रोड पे चलाई और चढ़ाई पे पुश की। पार्सल उठाया और रिटर्न आते वक्त क्रू की लड़कियों के लिए कुछ मिल्क टीज भी ले आया। उस ड्रामा की एक्ट्रेस लियू, जो कि एक टॉप टायर एक्ट्रेस भी थी और आधे महीने से इस माउंटेन शूट में फंसी हुई थी, बॉक्स्ड लंच और सिर्फ मिनरल वाटर पे जिंदा थी। जब उसने ठंडी मिल्क टी पी तो लिटरली उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। तुम तो मेरे देवता हो, उसने कहा। मैं तो तुम्हें अपना भाई बना के ही छोड़ूंगी। येकिन ने बिना सर उठाए पैकेज खोलते हुए कैजुअली रिप्लाई किया, तो मैं देवता हूँ या छोटा भाई? लियू ने देखा कि उसके हाथ में एक हार्ट शेप ग्लास बॉटल और कुछ डजन पेपर स्टार्स निकल रहे हैं, तो उसने टीजिंग टोन में कहा, वाह, एक लड़की जैसा सॉफ्ट दिल है तुम्हारा सिस्टर। लेकिन येकिन बिल्कुल चिन था। स्कूल के टाइम पे भी लोग उसे टीज करते थे जब वो स्टार्स फोल्ड करता था या पिंक कपड़े पहनता था, लेकिन उसने कभी किसी को सीरियसली नहीं लिया था। उसके लिए ये सब एक साइलेंट रेबिलियन था और एक साइलेंट प्रॉमिस भी, क्योंकि सच तो ये था कि पहले भी एक जार ऑफ स्टार्स ही तो थे जिसकी वजह से चेंगफाई ची ने उसे डेट करना स्टार्ट किया था। वक्त अब बदल गया था। वो जार अब एक पेनफुल मेमोरी बन चुका था, लेकिन येकिन चाहता था कि इस बार नए स्टार्स बनाए, नए इमोशंस के साथ, ताकि वो अपने गलतियों का ताला खोल सके। पहले सोचा एक दिन में एक स्टार फोल्ड करूंगा, लेकिन एक जार भरने में तो एक साल लग जाता, तो प्लान अपग्रेड किया। सुबह, दोपहर, शाम 3 पेपर स्टार्स डेली, सिंबॉलिक। दिन के हर टाइमिंग में सिर्फ एक ही थॉट, चेंगफाई ची। लेकिन जब लिखने की बारी आई तो पता ही नहीं चला कि कहाँ से स्टार्ट करूं। फर्स्ट डे तीनों स्टार्स पे वही एक ही लाइन लिखी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है बेबी। उस रात बेड पे लेटे लेटे एक और थॉट आया कि एक मैसेज भेजना चाहिए क्या उसे। बहुत टाइम हेसिटेशन के बाद उसने अपने आप को कन्विंस किया कि एक मैसेज तो चलता है, वैसे भी 500 युआन उसके ऊपर उधार है, डेटर तो क्रेडिटर से कांटेक्ट तो कर ही सकता है ना। फाइनली उसने टाइप किया, सो गए हो क्या? सेंड करते ही रिग्रेट, ये क्या क्लाउन जैसा बिहेवियर था मेरा। फाइची वो अब मासूम सा लड़का थोड़ी रहा है, वो तो अब स्मार्ट और शार्प है। शायद सोच रहा होगा अब इसका क्या हिडन मोटिव है। मैसेज तो अब अनसेंड भी नहीं हो सकता था, तो येकिन ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल ही खींच लिए। फोन पकड़ के स्क्रीन को स्टेयर करता रहा, बस एक रिप्लाई के इंतजार में, जब तक उसे नींद ना आने लगी कि उसकी मोबाइल स्क्रीन ब्लिंक हुई। व्हाट्सअप। येकिन का दिल उस सिंपल रिप्लाई पे लिटरली धाम 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 करने लगा था। उसने तुरंत बेड पे बैठ के पहले एक ग्लास पानी पिया, खुद को काम डाउन करने के लिए, और थोड़े पैनिक में सोचा शायद वो मेरे रिप्लाई का वेट कर रहा हो। इसीलिए उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और रिप्लाई टाइप किया, थैंक यू फॉर व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम, बाय द वे टैक्सी फेयर कैसे दूँ। पूरी कोशिश की थी उसने कि बिजनेस लाइक बनने की, कहीं ज़्यादा इमोशन शो करके फाइची को डरा ना दे, लेकिन अगला रिप्लाई और भी ज़्यादा ठंडा था, नो नीड। येकिन ने ये 2 लफ्ज़ पढ़े, कंधे धीरे से नीचे गिर गए, पर तुरंत उसने खुद को संभाला। मोबाइल हाथ में लेके फिर से सोचने लगा, चलो नेक्स्ट ट्राई करता हूँ, क्या पता फिर से कोई सरप्राइज मिल जाए। थोड़ा बोल्ड बनने का टाइम आ गया था। तभी दूसरी तरफ चेंगफाई ची ने जस्ट कार स्टार्ट ही की थी और रोड पे टर्न ले रहा था। आज रात का डिनर ई फैमिली के घर पे था। ईजेंग ने काम का नाम पे चेंगफाई ची को घर बुलाया था, लेकिन बस 2 बात करने के बाद ही वहाँ टिपिकल फैमिली ड्रामा शुरू हो गया था। पहले उसके डैड बोले कल यान होंग के घर चले जाना, फिर बोला आज रात यहीं रुक जाओ। फाइची ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर कर रहा था यहाँ से भाग जाने का। डिनर टेबल पे वहाँ की करंट होस्टेस ई फैमिली की मैडम उसे इनडायरेक्ट ताना मार रही थी। बोली कौवा चाहे जितना सज जाए कभी मोर नहीं बनेगा। ई जैंग ने पेशेंस लूज किया और गुस्से से बोला जब से जाओ चीज घर में आया है वो ई फैमिली का ही पार्ट है, उसे अपना ही बेटा समझो, तुम ऐसे रूड कैसे बन सकती हो उसके साथ। लेकिन मैडम ने भी सीधा फायर किया, क्या मैंने झूठ बोला? अगर इतना गिल्ट फील करते हो तो उस औरत को वापस बुलाओ और उसे ही अपनी बीवी बनाओ, फिर उसके लड़के को अपना लीगल हायर बना दो। ये सब प्लानिंग किसके लिए कर रहे हो?
घर में रूम दिलवाते हो, उसके लिए बीवी भी ढूंढते हो, समझते हो उसे ऐसे ई फैमिली का हिस्सा बना पाओगे? ई जैंग ने चॉपस्टिक्स टेबल पर पटक दिए। गुस्से में कांपते हुए चिल्ला पड़ा। बोला, तो बताओ क्या करूं? ई हुई को ये सब दे दूं और सब बर्बाद कर दूं? घर में पॉलिटिकल फायरवर्क शुरू हो चुका था। ई हुई अपना नाम सुनते ही वो अपने बाउल पर टिंग टिंग करते हुए नैरो राइस के साथ एक मासूम सी स्माइल लेके बोला, हाँ, पापा ने हुई हुई को बुलाया। आओ मम्मा, मम्मा डोंट क्राई। और उसके बाद जैसे किसी ने मैडनेस का स्विच ऑन कर दिया हो, एकदम औरतें चिल्लाने लगी। कोई जोर से रो रही थी, कोई प्लेट्स तोड़ रही थी। मतलब पूरा डाइनिंग हॉल एक पॉश मेंटल असाइलम बन गया था। चेंग फाइची की पेशेंस भी वहीं खत्म हो गई। वो साइलेंटली खड़ा हुआ और डोर की तरफ चल दिया। पीछे से ई जैंग का कमांड भी आया। बोला, कल से अपना सरनेम बदल लो और ई फैमिली ट्री में ऑफिशियली एंटर हो जाओ। फाइची ने सुनते ही थोड़ा सा सार्कास्टिकली स्नीयर किया। सोचा, वैसे भी कल के लिए ऑलरेडी काफ़ी काम पेंडिंग है, लेकिन ये सरनेम चेंज वाली बकवास उनमें शामिल नहीं है। जब तक वो एंट्रेंस तक पहुंचा, सिर्फ एक बंदा उसके पीछे आया। ई हुई जो हाथ में एक एप्पल लेके भागता आया था। ब्रदर, ब्रदर, तुमने आज का आफ्टर मील फ्रूट तो खाया ही नहीं। नियरली 1.8 मीटर का एक टॉल यंग मैन, लेकिन आंखों में वही बचपन वाली सिंप्लिसिटी थी। एक ऐसे बच्चे जैसी जिसकी एज 7 या 8 साल हो। चेंगफाई जी को पता था ई हुई कि सिर्फ आईक्यू नहीं, उसका मासूम दिल और चाइल्डिश इनोसेंस पूरी फैमिली के प्रोटेक्शन का नतीजा था। और किसी ज़माने में एक और बंदा था जो उसे ऐसे ही ब्रदर बुलाता था। उस मेमोरी ने उसके मन में हल्की सी वेव छेड़ दी थी। फाइची ने सॉफ्टली बोला, थैंक्स, और एप्पल ले लिया। रेड लाइट पर कार ने ब्रेक मारा। फाइची ने स्टीयरिंग का हाथ हटा के फ़ोन उठाया और मैसेज देखा। ओल्ड सिम कार्ड जो उसने दोबारा करंट फ़ोन में डाला था, सेंडर नंबर पे कोई नाम नहीं था, लेकिन नंबर तो उसे याद था ना। और इस बार 3 शॉर्ट लाइन लिखी थी, थैंक्स फॉर योर हेल्प, वरना मैं पूरे देश के सामने एम्बैरस हो जाता। तो एक काम करो, मैं ट्रीट देता हूँ, तुम प्लेस डिसाइड करो। फाइची ने फ़ोन की स्क्रीन को देखा। ग्रीन सिग्नल हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कोई जवाब क्लियर नहीं था। सीन शिफ्ट होता है चेंगफाई ची के होटल सूट पर। होटल के टॉप फ्लोर पे अपने सूट में एंटर करते ही चेंगफाई ची ने कोट उतारा और सीधे किचन की तरफ चला गया, पानी गर्म करने। पिछली बार जब उसने येकिन को यहाँ छोड़ा था, उसके बाद से वो वापस ही नहीं आया था। फाइची को अपने पर्सनल स्पेस में आउटसाइडर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने होटल की क्लीनिंग सर्विस भी मना कर दी थी। साफ सफाई वो खुद ही करता था। डाइनिंग एरिया के पास से गुजरते हुए उसने कैजुअली सोचा, नूडल्स के तो बाउल्स अब तक सड़ चुके होंगे, इस गर्मी में तो फंगस भी लग गया होगा। लेकिन टेबल बिल्कुल क्लीन थी, ना कोई बाउल, ना सूप के दाग और ना यूज चॉपस्टिक्स। किचन सिंक भी एम्प्टी और उसका फेवरेट मग जो वो हमेशा डाइनिंग टेबल पर रखता था, वो भी उल्टा करके कप होल्डर में रखा हुआ था ताकि धूल ना लगे। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ भी सब कुछ स्पॉटलेस था। शॉवर रूम का ग्लास डोर एकदम ट्रांसपेरेंट, ना पानी के ड्रॉप्स, ना सोप के स्टेन्स। जो कुछ एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज थी वो भी कॉर्नर में नीटली स्टैक थी। और वो वाइट वॉर्डरोब जिसमें येकिन उस दिन किचन के दरवाजे पे खड़ा था, वो भी केयरफुली फोल्ड करके रखा हुआ था। फाइची को वो सीन याद आया। येकिन फ्रेशली शॉवर्ड उसी बाथरूम में किचन के एंट्रेंस पे क्वाइटली खड़ा था। कुछ बोलने से पहले काफ़ी देर तक बस देखता रहा था। फिर जब फाइची ने फाइनली अपना सूट जैकेट जो हॉलवो में इतने दिनों से पड़ा था क्लोजेट में हैंग किया, तो उसके अंदर से एक छोटा सा फोल्डेड नोट मिला। नोट में येकिन ने शुक्रिया बोला था और एक वार्निंग भी दी थी कि टैंग चोंग से बच के रहना। फाइची बहुत देर तक उस नोट को बस यूं ही देखता रहा। एक ऐसा नोट जो शायद ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन फिर भी लिखा गया था। उसकी आंखों ने नोट के कोने पे लिखा हुआ नाम भी स्कैन किया, ये रुआन। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहा, उस चिट्ठी को घूरता रहा। फिर फाइनली उसने फ़ोन उठाया और उस टेक्स्ट का रिप्लाई लिखने लगा। दूसरी तरफ येकिन ने अगले कुछ दिन हर फोल्डेड स्टार में सिर्फ एक ही सेंटेंस वो लिख रहा था, ब्रदर कैन यू प्लीज़ पे अटेंशन टू मी। वो रोज़ सुबह, दोपहर, शाम 3 स्टार्स बनाता और हर बार लिखने के बाद साइलेंटली विश करता कि फाइची एक बार बस उसे नोटिस कर ले।
उस रात भी वो फोन लेके बिस्तर पर था, वेटिंग, रिफ्रेशिंग, वेटिंग अगेन। और जैसे ही मैसेज आया, ये कि लिटरली बिस्तर से उछल गया। हाथों में फोन कांप रहा था एक्साइटमेंट से। क्या रिप्लाई किया होगा उसने? कुछ सॉफ्ट या कुछ होपफुल? लेकिन जब मैसेज खोला तो सामने था 19 डिजिट बैंक कार्ड नंबर। वो बलून जो जस्ट अभी फूला हुआ था, फुस हो गया, सीधा बिस्तर पे गिर गया। तो इसका मतलब वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। ना वीचैट आईडी, ना एली पे जो इनफॉर्मल और फ्रेंडली लगता, डायरेक्ट बैंक अकाउंट जैसे, बस पैसे दो और कुछ मत बोलो। यकीन की सारी हिम्मत जो उसने इतनी मुश्किल से जोड़ी थी, आधी रात में ही इवेपोरेट हो गई। जाओ फेंग ने उसे एडवाइस दी, मेरा कहना है एक लेटर लिखो, पूरा रिग्रेट भरा हो, बी ऑनेस्ट, अगर हो सके तो रोते हुए लिखो, ड्रामा होना चाहिए। यकीन स्टॉप स्टॉप स्टॉप, उसका पूरा बॉडी जैसे क्रिंज कर गया। भाई ये लव लेटर है या हॉरर स्टोरी? अगर उसने ऐसा कुछ पढ़ लिया तो वो तो भाग ही जाएगा। जाओ फेंग ने शांति से बोला, अरे अभी के हालात किसी माफी मांगने से कम है क्या? मैं तो कहता हूँ युआन युआन को डरा ना दूं ना तो उसके घर के गेट पे घुटनों पे ही बैठ जाता। आजकल येकिन और जाओ फेंग दो पुराने दोस्त एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ गए थे। सालों बाद फिर से बैठ के अपनी लाइफ की टांग तोड़ कहानियां डिस्कस कर रहे थे। चाहे सॉल्यूशन मिले या ना मिले, पर एक दूसरे का सहारा जरूर बन गए थे। जाओ फेंग अभी भी लाओ इफेंग के घर के नीचे फ्लोर पे सो रहा था और दूसरी तरफ येकिन ने गलती से चेंगफाई ची के प्राइवेट रेसिडेंस में डिनर भी कर लिया था। जाओ फेंग गुस्सा निकाल रहा था, बोला, तू कहता है युआन युआन एक जेंटल इंसान है, पर ये कैसी जेंटलनेस है भाई? सीधा बोल दिया मुझसे मिलना ही नहीं। समर वेकेशन से वो घर से बाहर भी नहीं निकला है। मैं अगर लॉ एनफोर्समेंट में ना होता ना तो उसके पेरेंट्स को किडनैप करता, फिर देखता कि क्या वो तब भी मुझे ऐसे ही इग्नोर करता। येकिन ने जोर से एक्सहेल किया, पर अंदर ही अंदर वो इस इमोशन को समझ सकता था, क्योंकि चेंगफाई ची भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव तो कर रहा था। ना हाँ बोल रहा था, ना बस इग्नोर मोड ऑन, जैसे कोई इनविजिबल वॉल खड़ी कर दी हो। पहले येकिन को लगता था कि वो रिलेशनशिप का ड्राइवर है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन बाद में पता चला वो खुद उस रिश्ते में एक पैसेंजर था। वो रोता, हंसता, स्ट्रेस लेता और समझता कि ये सब तो प्यार में होता है। लेकिन अब जब चेंगफाई ची ने गेट बंद कर दिया है और उसका हर सिग्नल वो इग्नोर कर रहा है, तो वो फिर से सोचने लगा, क्या मैंने कुछ गलत समझा था? क्या उसके एक ओके का मतलब मैंने गलत निकाल लिया था? चेंगफाई ची सच में एक काम इंसान था। लव में भी वो इम्पल्सिव नहीं था, जेंटल, पॉइज्ड, विद सेट बाउंड्रीज, क्या करना है क्या नहीं। और येकिन अभी भी उस डोरवे पे खड़ा है जो एक सवाल का इंतजार कर रहा है। उस वक्त येकिन ने चेंगफाई ची के प्रिंसिपल्स तोड़ दिए थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो गलती से उसके दिल में घुस गया था। लेकिन अब वो दोबारा बाहर भेज दिया गया है, और इस बार इतना दूर एग्जाइल कि रास्ता भी याद नहीं रहा उसे वापस जाने का। इनिशिएटिव वो तो हमेशा चेंगफाई ची के पास था, और अब तो येकिन का दिल भी एक भटकती आत्मा ही बन चुका था, जिसे वो फिर से किसी कोने में घर जैसा सुकून ढूंढ सके। हे गाइस, आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो याद से कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। आपका हर कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ लिखने का मन ना भी करे तो एक हार्ट ही डाल देना। तो चलो, जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। गुड नाइट।